हमारे लिए, भारत के लिए गुड साइन क्या है? तो इस रिस्क प्रोफाइलिंग को कैसे मैनेज करते हैं, क्या होता है? रिस्क प्रोफाइलिंग करने से फायदा क्या होता है कि क्लाइंट का बिहेवियर पता चलता है। तो उसका रिटर्न उसको इक्विटी वाला चाहिए एंड सेफ्टी उसको एफडी वाला हाँ, चाहिए। ये आपने प्रॉपर बताया। एंड उसमें हम 10-12 क्वेश्चन पूछते हैं जिससे वो एक स्कोर आता है। इसी के साथ में एक असेट अलोकेशन आता है। तो मार्केट में ऐसा न्यूज चल रहा है कि बहुत सारे एसआईपी स्टॉप हो रही है। जो डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका एसआईपी बंद हो रहा है। क्रूड ऑयल तो देखेंगे कि लास्ट 3 साल में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है। आज मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने लाइफ का बेस्ट वेल्थ बनाने के लिए। आज के जो स्पेशल गेस्ट है मिस्टर संजीव ओझा सर, उनको आज फाइनेंस इंडस्ट्री में 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। और आज जो हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं जिसमें हम असेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइलिंग, लोग एसआईपी अपनी बंद क्यों कर रहे हैं एंड आज के डेट में मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। और इस गिरते हुए मार्केट में आप लोगों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसका संजीव सर एक गुरु मंत्र देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत काम आ सकता है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल पॉडकास्ट की। तो संजीव सर, आपका हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम प्रणाम करते हैं। और सर, आपसे हम पिछले 1 से 1.5 महीने से आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे थे कि संजीव सर हमारे स्टूडियो में आइए और हमारे जो जो हमारे दर्शक हैं उनको हम आपके बारे में बताइए। तो शुरुआत करते हैं संजीव सर आपसे। तो संजीव सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आज मार्केट गिर रहा है लेकिन थोड़े थोड़े रिकवरी के भी चांसेस दिख रहे हैं, और इस समय में एक शब्द बहुत प्रचलित हो रहा है जिसको बोलते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। तो इस रिस्क प्रोफाइलिंग को कैसे मैनेज करते हैं, क्या होता है, कुछ अगर आप आसान शब्दों में अगर हमारे ऑडियंस को बता सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू राजेश जी। राजेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो ऐसा नहीं कि मैं आना नहीं चाहता था, बट किसी कारण नहीं आ पाता था। बट आज आपके पॉडकास्ट में आपने मुझे इनवाइट किया, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो आपने जैसे बोला कि रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में आसान भाषा में बताइए, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब भी आप क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसका रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहिए। रिस्क प्रोफाइलिंग करने से फायदा क्या होता है कि क्लाइंट का बिहेवियर पता चल जाता है कि वो किस तरह का क्लाइंट है, एग्रेसिव मॉडरेट रिस्क टेकर है या एग्रेसिव रिस्क टेकर है। तो हम रिस्क प्रोफाइलिंग में हम क्या करते हैं कि क्लाइंट का ऐसे 10 क्वेश्चनर पूछते हैं जैसे हमारे सिस्टम पे है, एंड ऐसे 10 क्वेश्चन पूछने के बाद पता चलता है कि एक क्लाइंट कितना रिस्क ले सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब क्लाइंट जो इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न उसको इक्विटी वाला चाहिए एंड सेफ्टी उसको एफडी वाला चाहिए। ये आपने प्रॉपर बताया। तो इस केस में क्या होता है, जब मार्केट फॉल होता है तो वो क्लाइंट घबरा जाते हैं एंड फिर वो तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट को निकालने लगते हैं या एसआईपी स्टॉप करने लगते हैं। तो हम जब रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे तो उस बेसिस पर हम उसका पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। तो ये हर मींस एमएफडी को करना चाहिए रिस्क प्रोफाइलिंग, एंड उसमें हम 10-12 क्वेश्चन पूछते हैं जिससे एक स्कोर आता है और उस स्कोर के बेसिस पे उसका हम रिस्क एपेटाइट डिसाइड करते हैं। ओके, बहुत अच्छा। आपने आसान शब्दों में जैसे मैंने कहा था वैसे आपने बताया। तो संजीव सर, जैसा कि आपने बताया कि इस रिस्क प्रोफाइलिंग में 10-12 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से हमारी ऑडियंस को आप क्या एक दो जो क्वेश्चंस है उसके बारे में आप बता सकते हैं? तो इसमें हम जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका मींस आपका मार्केट में कितने सालों से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, यदि मार्केट कितना % फॉल होगा तो आप घबराएंगे नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कितने लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है रिस्क प्रोफाइलिंग में। ओके, बहुत अच्छा आप बात कर रहे हैं और मेरे ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा होगा। जैसे कि आपने बताया कि रिस्क प्रोफाइलिंग, तो रिस्क प्रोफाइलिंग तो हमने आपके शब्दों में सुना और मार्केट में भी हम लोग सुन रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा भी सुन रहे हैं। इसी के साथ में एक असेट अलोकेशन आता है कि असेट अलोकेशन को किस तरह से करना चाहिए, क्या होता चाहिए,
अगर उसको भी कुछ आप आसान शब्दों में बता पाए तो। तो देखिए हम हमेशा देखते हैं कि 19% जो रिटर्न्स बनता है वो एसेट एलोकेशन से बनता है और ये एमएफडी को एसेट एलोकेशन करना चाहिए सबसे पहला चीज। तो जब हम रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं और एक स्कोर आता है तो हमें पता चलता है कि उसका एसेट एलोकेशन पैटर्न क्या है। अब एसेट एलोकेशन में क्या है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना गोल्ड, थोड़ा गोल्ड भी होना चाहिए। तो मीन्स आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि जब आप क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक हाइब्रिड कैटेगरी करके है जो बहुत ही अच्छा कैटेगरी है। वो क्लाइंट के पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 15 से 20% होना ही चाहिए। जिसमें आप क्लाइंट के एक्सपोजर मल्टी एसेट में ले सकते हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन में ले सकते हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है, 2 साल के लिए पैसा है तो इक्विटी सेविंग कैटेगरी करके भी एक बहुत अच्छा कैटेगरी है इक्विटी सेविंग, वहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि इक्विटी का हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो वहां पे आपको देखना है कि हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में कितना लार्ज कैप होना चाहिए, कितना लार्ज एंड मिड कैप होना चाहिए, कितना मिड कैप होना चाहिए, कितना स्मॉल कैप होना चाहिए, क्या क्लाइंट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता, मार्केट गिरता है तो वो घबराएगा तो नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि क्लाइंट को किस तरह से हमको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। तो जब भी आप क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाए तो उसका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट देखिए एंड उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। सपोज किसी क्लाइंट का बहुत ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर है तो उसको रिड्यूस कीजिए एंड रिड्यूस करके उसको लार्ज कैप में लेके आइए। एंड कभी भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का एक पैटर्न चलता है कि कभी लार्ज कैप अच्छा रिटर्न देता है, कभी मिड कैप अच्छा रिटर्न देता है, तो उस बेसिस पे आपको एलोकेशन चेंज करना पड़ेगा। ईयर टू मींस एवरी ईयर आप क्लाइंट का पोर्टफोलियो का रिव्यू कीजिए एंड उसके अनुसार आप एसेट एलोकेशन पैटर्न डिसाइड कीजिए। ओके ओके, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं हमारे ऑडियंस को। जैसे कि इस समय में संजीव सर मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट में ऐसा न्यूज चल रहा है कि बहुत सारी एसआईपी स्टॉप हो रही है, मार्केट गिर रहा है, कितने दिनों तक गिरेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जो आज एसआईपी स्टॉप हो रहे हैं ये हमारे लिए क्या साइन लगता है कि गुड साइन है या बैड साइन है? इसके बारे में अगर आप हमारे ऑडियंस को बताएं, उसके बारे में आपके पास में डेटा भी है तो अगर आप बता सके तो बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली देखिए जब मार्केट फॉल होता है तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं पैनिक होकर एसआईपी स्टॉप करते हैं। बट हम नॉर्मली ये डेटा देखें कि वो किस तरह के क्लाइंट है। बहुत जैसे आपको पता है कि कुछ क्लाइंट होते हैं जो डायरेक्ट जाके खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ एमएफडी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिसेंट जो डेटा दिखाया गया कि जो डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका एसआईपी बंद हो रहा है एंड जो एमएफडी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने एसआईपी बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि वो अपने अमाउंट को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मार्केट फॉल हुआ है तो बहुत लोग एसआईपी बंद करते हैं बट उनको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे पास डेटा है जैसे 2000 आप 7 से देखेंगे 2007 to 9 उस समय मार्केट में जिसने एसआईपी स्टार्ट किया था तो वहां पे एसआईपी का रिटर्न्स निगेटिव था। बट यदि वही एसआईपी कंटिन्यू किया 1 साल 2 साल तो वहां पे उसका रिटर्न पॉजिटिव हो गया। इसी तरह सेम सिचुएशन आया था 2011 to 13 उस बीच में जिसने एसआईपी स्टार्ट किया 2 साल में आपका रिटर्न्स निगेटिव था बट वही एसआईपी कंटिन्यू किया तो उसका रिटर्न्स पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे बहुत सारे फेज आएंगे जहां पे आपको एसआईपी का रिटर्न निगेटिव दिखेंगे बट सही मायने में कि यदि आप एसआईपी स्टॉप मत कीजिए और उसको कंटिन्यू रखिए। यदि आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो जो आपका एक्सपेक्टेशन है रिटर्न का वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। साथ साथ में मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से मार्केट अभी गिर रहा है तो इस समय में लोगों को अपनी एसआईपी तो कंटिन्यू करनी चाहिए। हमारे लिए भारत के लिए गुड साइन क्या है? गुड साइन जो आज मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसके बारे में कुछ अगर आप बता पाए तो। नहीं डेफिनेटली हमारा जो इंडिया इकोनॉमी काफी ग्रो कर रहा है एंड अभी जो 4-5 पॉजिटिव जो साइन है अभी देखेंगे रिसेंटली आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 3% डाउन हुआ है एंड सबसे बड़ी जो इंडिया इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है क्रूड ऑयल। तो देखेंगे कि लास्ट 3 साल में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है $70 पर बैरल क्रूड ऑयल है जो कि इंडिया इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। थर्ड इज वैल्यूएशन। आज हमारा मार्केट में वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, हो गया, कम हो गया है। तो आज यदि आपके पास पैसा है, लमसम पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप फंड में पार्टिसिपेट कीजिए या मल्टी एसेट कैटेगरी में इन्वेस्ट कीजिए। एंड तीसरा जो चौथा पॉइंट है, इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है और रिसेंटली आरबीआई ने सिस्टम में लिक्विडिटी भी इंक्रीज किया है। तो ये जो 4 फैक्टर है जो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए बहुत पॉजिटिव है एंड डेफिनेटली यहाँ से हमारा मार्केट ग्रो करेगा ही करेगा, नो डाउट।
जैसे कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि फॉरेनर जो इंस्टीट्यूशनल है, फॉरेनर इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज वो पैसे निकाल रहे हैं, जब चीप मार्केट है तब वो पैसे निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जब मार्केट जब रिकवरी करने लगेगा तब वो फिर से आएगा और महंगे में खरीदेंगे। इसमें आपका व्यू क्या लगता है? देखिए, फॉरेनर पैसा निकाल के ले गए, उनका कुछ ऐसा होगा जिसके कारण वो लेके गए, बट ये हमेशा देखा गया है कि जब भी वो पैसा लेके जाते हैं फिर वो लेके आते हैं, तो ये कुछ समय के लिए ले जाते हैं, फिर वापस आना ही आना है उनको इंडियन मार्केट में, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है काफी ग्रो कर रहा है, हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो वी आर द राइजिंग इकोनॉमी इन वर्ल्ड। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पैसा लेके नहीं आएंगे, एंड इसमें हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जब वो पैसा लेके गए तो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड जो काफी बाई किया है, बिल्कुल बिल्कुल बाई किया, तो इस समय हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि आपको पैसा बनाना है तो इस मार्केट में इंटर कीजिए, और यहीं पे एमएफडी का रोल होता है। एमएफडी क्या कहता है, टैक्टिकल कॉल लेता है, कि टैक्टिकल कॉल जहां पे आपको जो एमएफडी एडवाइजर अल्फा जो जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे क्या आता है, एमएफडी अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता है कि आप बाई कीजिए, और यहीं से आपका एडवाइजर अल्फा जनरेट होता है। तो दो चीज होता है, एक फंड मैनेजर अल्फा जनरेट करता है और दूसरा एडवाइजर अल्फा जनरेट करता है, मींस एमएफडी अल्फा जनरेट करता है। और वो कैसे जनरेट करता है, टैक्टिकल कॉल से जनरेट करता है। संजीव सर, आपके बातों से इतना तो हमारी ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि आज के गिरे हुए मार्केट में अब उनको डरना नहीं है, उनके डर को साइड में रखना है। और अगर इस तरह से आप भी मार्केट में देख रहे हैं कि आपका एसआईपी नेगेटिव है और आप सोच रहे हैं कि अपने को बंद कर देना चाहिए, जब वापस रिकवरी आएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा, तो वो चीजें अब आपको नहीं करना चाहिए। जैसे संजीव सर ने बताया, ये आपके लिए आज के डेट में पॉजिटिव चीजें हैं। तो संजीव सर, जैसा कि आपका इतना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो अनुभव के हिसाब से हमारे ऑडियंस को अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें, कुछ बताना चाहें जिससे वो अपना और भी ज्यादा वेल्थ बना पाए, तो ऐसे कुछ अगर हमारे ऑडियंस के लिए बताना चाहें तो डेफिनेटली आप कुछ बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, लाइफ में कोच होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई फील्ड हो। यदि आज विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट उसका भी कोच है, सचिन तेंदुलकर का भी कोच है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट में आपका कोच होना बहुत जरूरी है, और एमएफडी आपके लिए एक कोच के समान है। ये आपको इमोशन को कंट्रोल करते हैं और आपको समय समय पर गाइड करते हैं कि अभी आपको बने रहना है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, तो आपको गाइड करते हैं कि हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, जिसके कारण एडवाइजर अल्फा जनरेट होता है। तो आप अपने एडवाइजर को बात को मानिए, मीडिया न्यूज को इग्नोर कीजिए, एंड पैनिक मत होइए, मार्केट में बने रहिए। यही मेरा ऑडियंस का सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जो आपने समय निकाला, बहुत आनंद आया। और हम जानते ही हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत आनंद आया होगा। थैंक यू, एक बार आपको दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।